गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी भैया, आज कोर्स खत्म। सरफेस केमिस्ट्री गायब। बच गए तुम। बट जेई मेंस से हटा है भाई। जेई एडवांस में तो अभी पता नहीं। एनसीईआरटी से हट गया, जेई मेंस से हट गया। अब तो एडवांस वाले ही बताएंगे यार। तो पढ़ाने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पढ़ा तो रेहान कह रहा मैंने पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर रिवाइज किया, फिर नोटिफिकेशन आया कि डिलीट हो गया। तो रेहान बेटा देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ना, गैसेस स्टेट, वो तो बेसिक चैप्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया, बट इनडायरेक्टली तो वो हर चैप्टर में इन्वॉल्व है। अगर आप पीवी क्वेश्चन आरटी ढंग से नहीं पढ़ोगे, रियल गैसेस नहीं पढ़ोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में भी, आयनिक में या काइनेटिक्स में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर तो बेसिक चैप्टर है देखो। तो वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे तो क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन हाँ, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट ये दो ऐसे चैप्टर है जिनका बाकी चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये चैप्टर्स अगर हटाए जाते हैं तब, जेई मेंस वालों ने हटा दिए, एनसीईआरटी में से हट गए, अब देखो आईआईटी क्या करता है, जेई एडवांस। बट स्टेट्स ऑफ मैटर तो देखो बेसिक चीज है, अगर किसी ने पढ़ा है तो फायदा ही मिलेगा। और इवन आगे भी स्टेट्स ऑफ मैटर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो डायरेक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के नाम से पढ़ो या ना पढ़ो। ठीक है। ये तो बात हो गई। दूसरा, डेफिनेटली देखो, जेई मेंस में मेरे हिसाब से आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। जेई मेंस में यह है कि कुछ चैप्टर कम हो गए तो सिलेबस कम हो गया। अब ऑब्वियसली बात है कि बाकी चैप्टर्स को ज्यादा अच्छी तरह से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वेटेज बढ़ गया, क्योंकि पेपर में तो अभी भी उतने ही क्वेश्चंस आएंगे। बट पहले फिजिकल केमिस्ट्री, पहले जो केमिस्ट्री में 28 चैप्टर्स थे, अब रह गए 20 ओनली। क्वेश्चन अभी भी आएंगे 30। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये देखने वाली बात है। नॉर्मली हम पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन हाँ, अब इस बार तो कुछ नया होगा। और इसमें भी ये है कि 20 चैप्टर्स हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं, तो डेफिनेटली 10 चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन तो बनेंगे, तभी 30 क्वेश्चन बन पाएंगे। अब सोचो आप कौन से 10 चैप्टर्स होंगे जिससे दो दो क्वेश्चन आएंगे। गैस कर सकते हैं देखो, बट गारंटी तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि अभी तक देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब से एक एक क्वेश्चन फिक्स था, आता ही था। इन सब से एक एक क्वेश्चन ही आता था, लेकिन अब चांसेस है कि इनमें से एक नहीं, दो दो क्वेश्चन पूछे जाएं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दो हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स से दो पूछे जा सकते हैं, इक्विलिब्रियम से भी दो पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बेटा पेपर देखने के बाद ही समझ में आएगा। और दूसरी ये बात है कि देखो, क्वेश्चन एक आए या क्वेश्चन दो आए, जो तैयारी है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत ज्यादा हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा चैप्टर को ऐसे ही करते हैं कि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। हमें थोड़ी पता एक आएगा तो कहां से आएगा। तो इसलिए प्लानिंग में ज्यादा कोई चेंज नहीं है। जैसा कर रहे थे अभी भी वैसे ही करना है, बस नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए, और वो भी अभी तक के लिए तो जेई मेन से कम हुए हैं।
तो ये जरूर कह सकते हो कि जेई मेंस तक की तैयारी थोड़ी अलग होगी, जेई मेंस के बाद जब आप जेई एडवांस दोगे तो अलग होगी। अब इसमें थोड़ा सा लोचा है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सरफेस केमिस्ट्री अभी पढ़ेंगे? अब प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? अभी पढ़ने के बाद नवंबर में भी रिवाइज नहीं किया, दिसंबर में भी रिवाइज नहीं किया, जनवरी में भी रिवाइज नहीं किया, तब तक तो सब भूल जाओगे बेटा, जीरो। फिर लगेगा सर आप तो फिर पढ़ा दो, हमें कुछ भी नहीं याद है। तो ये बड़ा अजीब सा है। मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सब में। मतलब एनटीए वाले अपना सिलेबस अलग रिलीज कर रहे हैं, जेई एडवांस वाले अलग रिलीज कर रहे हैं, कम से कम आपस में बात कर लो यार। नेचुरल सा क्वेश्चन है। उन्हें भी पता है कि अगर जेई मेंस का सिलेबस चेंज हो रहा है तो यार जेई एडवांस का क्या होगा, पता कर लो। और दोनों एक साथ अपना सिलेबस रिलीज कर दें। अगर उनको नहीं, उनको जो भी करना है वो फाइनली बता दे भाई हमारा सिलेबस तो यही रहेगा। जब जेई मेंस वाले अपना डिक्लेयर कर रहे तो साथ साथ में कर दो, लेकिन नहीं, होने दो, परेशान होने दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बड़ा अजीब सा है। बोलने का तो बहुत सारा मन करता है, मतलब ये कोई तरीका होता है कि अब जनवरी में एग्जाम है, नवंबर में आके सिलेबस बदल रहे हैं साहब। बदल नहीं है तो एक साल पहले बदलो ना। और अभी कौन सा ऐसा आफत आ गया, अगले साल के लिए बदलो। खैर यार, अब चलिए पहले तो आज तो अभी हम लिक्विड सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सरफेस केमिस्ट्री का क्या करना है। नहीं, क्योंकि पढ़ाने में तो मैं तो चाहता हूं अभी पढ़ लें हम। देखो सीधी सी बात है, पढ़ेंगे तो हम है ही है, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे सरफेस। बट प्रॉब्लम केवल यही है कि अगर देखो सरफेस पढ़ना है तो सरफेस को रिवाइज भी करते रहना होगा। अब रिवाइज करने में ये होगा, नहीं सर अभी तो आ नहीं रहा तो मैं जेई मेंस के पहले क्यों रिवाइज करूं। तो फिर क्या होगा कि अभी आपका टाइम भी खराब होगा, पढ़ने वाला टाइम भी खराब होगा। और सरफेस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, याद करने वाली बातें बहुत सारी। सॉलिड स्टेट होता तो डेफिनेटली पढ़ते। बट सरफेस में क्या है, एक बार पढ़ा, एक महीने तक रिवाइज नहीं किया तो सब खत्म। थर्ड लो है बेटा, वो एंट्रोपी गिब्स एनर्जी सब है तो थर्ड लो है। एंट्रोपी लिखा हुआ है इसका मतलब थर्ड लो है। उस पे मत जाओ, वर्ड्स पे मत जाओ तुम। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझे सरफेस का पढ़ाना वो मैं डिसाइड करूंगा। राइट नाउ अगर अभी मुझसे पूछोगे तो नहीं पता मुझे भी। ये तो हो गया रिगार्डिंग सरफेस। हाँ लेकिन ये भी एक पॉइंट जरूर है कि सारे जितना भी सिलेबस उन्होंने रिड्यूस किया सारा आप जेई मेंस के बाद पढ़ोगे, तो जेई मेंस के बाद जेई एडवांस के बीच पहले रिवीजन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वॉट वॉट कुछ नहीं करना दिव्यांशु बेटा, वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम डिसाइड नहीं करोगे। तुम्हारा रिजल्ट जितना तुम्हारे लिए जरूरी है मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी है। तो ये तो प्रॉब्लम। हाँ लेकिन
अब दूसरी बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं कि सर सिलेबस चेंज हो गया, अब क्या करें, सिलेबस चेंज हो गया, अब क्या करें सर, अब क्या करें। बेटा ऐसा क्या हो गया, सिलेबस चेंज हो गया जो? पहले क्या कर रहे थे और अब क्या करना, जो कुछ अलग अलग है क्या? कुछ भी अलग नहीं हुआ है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। हाँ, चैप्टर कम हो गए, बाकी के चैप्टर्स में जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ना है। बाकी के चैप्टर्स में जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ना है। और ये जो डिस्कशन है, सरफेस कब पढ़ाना है वो तो आप मुझ पे छोड़ दो, वो आपको नहीं डिसाइड करना, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी चैप्टर्स जो आपको करने हैं उनमें जो हम कर रहे हैं उसी तरह से करते रहो। रिवीजन प्लान भी मैं दूंगा, रिवीजन प्लान को भी फॉलो करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये डिस्कशन, ये ऐसा नहीं कि चल रहा है सर 3 5 6 दिन हो गए सर, सिलेबस चेंज हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अब क्या करूं, मेरा तो जेई का पेपर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया। वाह! तो ये जो डिस्कशन है ना, आपस में कहीं पर भी आज के बाद डिस्कस नहीं करोगे। हाँ, ये बस पता चल गया कि ये चैप्टर जेई मेंस में नहीं आएंगे, पहला पॉइंट। जेई एडवांस में आएंगे या नहीं आएंगे ये अभी नहीं पता, जब जेई एडवांस डिक्लेयर करेगा तब वो भी पता चल जाएगा। तब तक हमें क्या करना है, जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनका रिवीजन करना है ढंग से। रिवीजन कैसे करना है? वही S1 O1 के क्वेश्चंस करने हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा। पेपर का लेवल का किसी को नहीं पता, पेपर का लेवल आसान होगा, पेपर का लेवल टफ होगा। वो तो जिस दिन आपके हाथ में पेपर आएगा उसी दिन पता चलेगा कि सर पेपर का लेवल तो बढ़ गया, पेपर का लेवल कम हो गया। इसीलिए उन दोनों के लिए तैयार रहो। हो सकता है आपका पेपर सिंपल आ जाए, हो सकता है आपका पेपर टफ आ जाए। बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, दैट्स इट। समझ में आई मेरी बात? तो ये बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ, सारा फोकस जो पहले भी यही था अभी भी वही है। रिवीजन, रिवीजन में वही शीट हमारी अभी भी वही रहेगी, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। तो जो हमारा तरीका, देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस ज्यादा हो तब भी हम अच्छा करेंगे, सिलेबस कम हो तब भी हम अच्छा करेंगे। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। सिलेबस कम होगा तब भी हम अच्छा करेंगे, सिलेबस ज्यादा होगा तब भी हम अच्छा करेंगे। बस उसके लिए क्या करना है वो सही सही पता होना चाहिए, फोकस सही रहना चाहिए, एनर्जी वहां लगनी चाहिए जहां से आउटपुट निकल के आए। फालतू की बातों में, फालतू के कामों में हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो, ये अब हमें देखना। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। होमवर्क क्या दिया था मैंने? $53 से $75। अच्छा, अब पता है बहुत तो क्या लग रहा, सर सॉलिड स्टेट ही तो आता था मेरे को बहुत अच्छा, वही हटा दिया। कोई कहेगा सर गैस स्टेट ही तो मुझे आता था, वही हटा दिया। जो सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स मुझे आते थे सर वो तो हटा दिए। नहीं, पता है, खाने में कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज खत्म हो जाती है ना, जब सपोज करो हम कहीं खाने पे गए हो, किसी डिनर पार्टी में, किसी शादी में, या घर पे भी ऐसा हो जाए कि जो चीज खत्म हो जाती ना, बस मुझे तो यही खानी थी, यही तो अच्छी चीज थी जो नहीं बची। तो सारी जनता को यही लग रहा है कि मार्क्स तो इन्हीं 8 चैप्टर में आने थे जो हटा दिए, मुझे तो यही 8 चैप्टर्स आते थे। वैसे ही अच्छी बात है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए भी कि मैंने जो चैप्टर्स अच्छी तरह से किए थे वो तो जेई वालों ने हटा दिए, अब मैं क्या करूं। नहीं,
चलो पिटाई से तो बच ही जाओगे। थैंक्स एनटीए। नहीं कौशल, ये बात तो अंदर की है ना, तुम क्यों बोल रहे हो? ध्यान रखो, मत बोलो ये। जेई देने के बाद सोचना कि क्या बोलना है। नहीं, और मैं एक चीज बता दूं, जेई में हर 2-3 सालों में जेई मेन जेई एडवांस इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं भाई। हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं रहता है। 2-2 3-3 सालों में 4 सालों में कुछ ना कुछ अलग होगा। 2019 तक ऑनलाइन नहीं होता था, ऑनलाइन होने लगा। फिर पेपर में पहले 30 क्वेश्चन आते थे, सारे करने थे। फिर बाद में 25 क्वेश्चन कर दिए, वो सारे करने थे। फिर बाद में वापस 30 कर दिए और एक आ गया 30 में से 25 करने हैं। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होता है। तो चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं। अभी कुछ और है, 3 साल बाद कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, ये चलता रहेगा, ये फिक्स कभी नहीं होता। तो ये मत सोचना कि आपके केस में ऐसा कुछ अलग हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने जेई एडवांस दिया था 1990, अब ईयर नहीं बोलता छोड़ो, तो मैं जब मैंने जेई दिया था तो उससे पहले तक हमेशा जेई का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आता था। 100 मार्क्स फिजिक्स, 3 पेपर होते थे, 100 मार्क्स केमिस्ट्री, 100 मार्क्स मैथ्स। 2 पेपर संडे को होते थे और एक पेपर मंडे सुबह होता था, मैथ्स का मंडे सुबह होता था। हमारे टाइम पर पहली बार ऐसा हुआ कि जेई 200 मार्क्स का एक पेपर हो गया। फिजिक्स भी 200 मार्क्स, केमिस्ट्री भी 200 मार्क्स, मैथ्स भी 200 मार्क्स। और उसमें भी 80 मार्क्स के, यानी 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे। ओएमआर वाले नहीं थे, कॉपी मिलती थी उसमें आंसर लिखने थे। 80 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। और 8-8 मार्क्स के 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स ईच। तो 128 मार्क्स के तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 80 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे। सोचो आप, जबकि हमने भी नहीं सोचा था कि पेपर का पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि उससे पहले सालों तक वही पैटर्न आ रहा था, बदला ही नहीं। ठीक है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, बस एक बात है, पता चल गई, खत्म हो गई। इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसको लंबा नहीं खींचना है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है, इस पर दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग अभी भी इस पे लगाना है कि S1 कैसे सॉल्व होगी, O1 कैसे होगी, शीट्स कैसे सॉल्व होगी, ये मेनली आपको देखना है। तो चलो बात करते हैं। अब देखो, अब कौन इस पर कमेंट करता है? अभी तो बहुत सारे कमेंट लिखे जा रहे थे, सर क्या करें क्या नहीं करें। अब बात करो। O1 में 53 से 75, बोलिए डाउट्स। दिव्यांशु को 55 में भी डाउट है, 56 में भी डाउट है, 57 में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 55, जिसके लिए M इंटू आई का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, जिसके लिए M इंटू आई का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, उसका डेल्टा TF ज्यादा होगा। और जिसका डेल्टा TF ज्यादा होगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, M इंटू आई
इसका प्रोडक्ट जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा और उसका टीएफ सबसे कम होगा। अब ये वैल्यूज निकाल लो आप जैसे निकालना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 55 में भी यही करना है, क्वेश्चन नंबर 56 में भी इसी तरह से करना है। दिमाग लगाओ बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 में भी यही करना है। 57 में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो जिस सबकी कंसंट्रेशन सेम है, जिसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्वेश्चन नंबर 57 में उसका डेल्टा टी भी जब सबसे ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। वाह, वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यही पूछना रह गया था है? 55 में किसका वांट ऑफ फैक्टर नहीं निकल रहा तुमसे? ये सब आयनिक कंपाउंड है, KNO3, CaCl2, ये सब 100% आयनाइज होंगे। इसका वांट ऑफ फैक्टर ये दो पार्ट में टूटेगा। इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 कैसे आया? 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 1, सॉरी अल्फा की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया? 2। हाँ, ध्यान रखना, ग्लूकोज, सुक्रोज ये आयोनाइज नहीं होते हैं, शुगर आयोनाइज नहीं होती है। पानी में शुगर डालते हो वो आयोनाइज नहीं होती, ग्लूकोज डालते हो वो आयोनाइज नहीं होती, सुक्रोज आयोनाइज नहीं होती, यूरिया आयोनाइज नहीं होती है। आप समझ में आ गई मेरी बात? वेरी गुड क्वेश्चन। कौशल का कहना है कि 57th में ए और डी को कैसे कंपेयर करेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस। कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 57 में ए और डी को कैसे कंपेयर करेंगे? ये कैसे पता चला कि ए का सबसे ज्यादा होगा, डी का नहीं होगा? अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 57 में एक बात करते हैं, इनको ऑर्डर जो है ना, मतलब ABCD सभी का ऑर्डर बताना है, तो क्या होगा? ए का बी से ज्यादा होगा और बी और सी का सेम होगा, बिकॉज बी और सी में वांट ऑफ फैक्टर भी सेम है, दोनों का वांट ऑफ फैक्टर 3 है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन या तो 2023 या 2022 में पूछा गया है। किसको मिक्स कर रहे हैं? BaCl2 प्लस Na2SO4, डेसीमोलर मतलब 0.1 इसके इक्वल वॉल्यूम को मान लो, इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर, मोलरिटी 0.1, तो इसके भी 0.1 मोल्स, इसके भी 0.1 मोल्स, तो क्या बन जाएगा? BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। BaSO4 का क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। ये सॉल्यूशन में से बाहर निकल जाएगा, 0 मोल्स है, ध्यान रखना। ये भी मोल्स है, इसके 0.1 मोल्स है, इसके कितने मोल्स बनेंगे? 0.2 मोल्स। लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0.1 m। मतलब जो डी ऑप्शन है वो एक तरह से NaCl है जिसकी मोलर कंसंट्रेशन 0.1 m। डी ऑप्शन जो है ये हो गया 0.1 m NaCl, और इसका वांट ऑफ फैक्टर देखा जाए तो 2 ही है। मतलब ए के लिए एलिवेशन सबसे ज्यादा, बी और सी का बराबर और डी का सबसे कम। याद रखो, बेरियम सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, जैसे ही मिक्सअप करोगे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा।
समझ में आया? समझ में आया क्या? नेक्स्ट, सिक्सटी फोर। क्वेश्चन नंबर 63 भी चलो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 63 में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कितना दे रखा है? 0.5 विच इज एन इंटू वांट ऑफ फैक्टर अपॉन एन इंटू वांट ऑफ फैक्टर प्लस कैपिटल एन। तो यहां से इसके 2 मोल्स इंटू वांट ऑफ फैक्टर 2 इंटू वांट ऑफ फैक्टर प्लस 3 इक्वल्स टू 0.5। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1.5 और जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो कितने पार्ट में टूटेगा, क्योंकि एक क्लोराइड आयन बाहर है तो अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 50% आयोनाइज हो रहा है, 50% आयोनाइज हो रहा है। अब कॉम्प्लेक्स के कितने मोल से? 2 मोल। 2 मोल जब आयन 2 मोल में से 50% ही आयोनाइज होगा तो 1 मोल ही आयोनाइज होगा, तो Cl आयन का 1 मोल मिलेगा। तो इसके साथ AgNO3 का भी 1 मोल ही रिएक्ट करेगा और AgCl का 1 मोल बनेगा, क्योंकि ये 50% ही आयोनाइज हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, ये केवल 50% आयोनाइज हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स के 2 मोल, आयोनाइज कितना होगा? 1 मोल। अब 1 मोल जब ये कॉम्प्लेक्स आयोनाइज हो रहा है तो इससे कॉपर के भी कितने मोल्स बनेंगे? सॉरी, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल है लेकिन आयोनाइज केवल 50% हो रहा है, मतलब 1 मोल। तो इससे क्लोराइड आयन भी कितने मिलेंगे? 1 मोल। तो AgCl भी कितना बनेगा? 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में भी वापस हमें पहले n फाइंड आउट करना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स कितने पार्ट्स में आयोनाइज हो रहा है। इसका हमें अल्फा दे रखा है और वांट ऑफ फैक्टर भी दे रखा है, कितना है? इक्वल टू 4, 1 प्लस n माइनस 1 और अल्फा कितना दे रखा है? 0.7। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो n की वैल्यू जो है वो कितनी आती है? 5। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स है वो 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 5 पार्ट्स में। अब सोचो बेरियम का कॉम्प्लेक्स, सॉरी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट +2। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। 5 पार्ट्स में ये आयोनाइज होना चाहिए। मान लो, अब ऑप्शन हिट एंड ट्रायल करो आप। जैसे जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर मैं मान लो कोबाल्ट CN से अटैच कर दिया, कितने CN है यहां पर? 6। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? 4 माइनस। बेरियम पर कितना चार्ज है? +2। तो फॉर्मूला क्या होगा? Ba2COCN होल 6। लेकिन इसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी? 3, जो कि गलत है क्योंकि हमें n कितना चाहिए? 5। और कोशिश करो साहब। 5 कब हो सकता है n? जब A2B3 इस टाइप से कुछ हो।
या A3B2 वॉट एवर, तब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो कॉम्बिनेशन कब आएगा, यहां तो +2 है, यहां -3 कब आएगा, जब नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो 5 हो जाए। नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो 5 हो जाए, तब यहां 3 यहां 2, और अब इसका फॉर्मूला Ba2COCN होल 5 3, और इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने आ गए, 5। समझ में आई बात, बहुत ढंग से समझाया मैंने, बहुत ढंग से। अच्छा क्वेश्चन है, दो ओवन में दे रखा है, लेकिन जो लेवल है वो जेई एडवांस का लेवल है क्वेश्चन का। ये जो सोचना ना, क्या सोचें, किस तरह से सोचें, कोई रिप्लाई नहीं यार। इतनी अच्छी तरह से किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, कोई क्लेपिंग नहीं, ठीक है सर बता दिया, ओके बस। अच्छा यहां उल्टा लिख दिया इसलिए, अब ठीक है। अच्छा हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट, सब लाइन से पूछ लो तुम, 63, 64, 65। 65 के लिए एक चीज बता देता हूं, 65 में ये जो एम एवरेज होता ना, एम एवरेज इज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और वांट ऑफ फैक्टर जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो एम एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो वांट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होगी। लेकिन जितने ज्यादा पार्ट्स में कोई सब्सटेंस डिसोसिएट होगा उसका एवरेज मोलिकुलर मास उतना ही कम होगा। तो एम एवरेज इज इनवर्सली रिलेटेड विथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ वांट ऑफ फैक्टर। तो क्वेश्चन क्या है यहां पर, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट का दे रखा है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट अगर एम एवरेज इसका जो एक्चुअल में होता है 170 मान लें, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। इसको मैं I1 लिख देता हूं, इसकी वैल्यू 1। और अगर वांट ऑफ फैक्टर 92.64 है, सॉरी एम एवरेज 92.64, दोनों का रेशियो ले लो, तो 170 अपॉन 92.64, वांट ऑफ फैक्टर I2 अपॉन I1, और इस I1 की वैल्यू तो हो गई 1, क्योंकि 170 जब आ रहा है मतलब ये बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं हो रहा है, बिल्कुल डिसोसिएट नहीं हो रहा है। जब बिल्कुल डिसोसिएट नहीं हो रहा तो अल्फा जीरो, तो वांट ऑफ फैक्टर 0 नहीं, वांट ऑफ फैक्टर 1। और अब आप इसको 1 + 2 - 1 अल्फा, मतलब दिस इक्वल्स टू 1 + अल्फा। अल्फा के लिए सॉल्व कर लो। हाँ कैनी में वो वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व, लॉजिक लगाओ, लॉजिक से समझो इसी चीज को।
नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, कैलकुलेटेड किसे बोल रहे हैं, ऑब्जर्व किसे बोल रहे हैं। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, थियोरटिकल थियोरिटिकल मॉलिक्यूलर वेट और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। थियोरिटिकल मतलब 170 जो होना चाहिए, ऑब्जर्व या तो उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। डन। नॉन आइडियल के हो गए। नॉन आइडियल में कोई डाउट? क्या डाउट है भाई 75 में? एन एजियोट्रॉप सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम। कौन पूछ रहा है ये? दिव्यांशु। 75 में डाउट है? पिछले वाला लेक्चर फिर से सुनो, सब क्लियर हो जाएगा। 67 नहीं बता रहा हूं। सही कह रहे हो। पीकेएस। दिव्यांशु को किसी कोने में लेके जाओ तुम लोग यार। देन हेडिंग डालिए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। सोनू 75 का बॉम्बे सही ऑप्शन है। 75 में अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। देख तो लो यार, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया हुआ है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पॉजिटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन। क्या डाउट है भाई इसमें? और क्या बताया जाए? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। इस चैप्टर में अभी तक हम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, कोई सी भी गैस हो, कोई सा भी लिक्विड हो, हर एक गैस, हर एक लिक्विड में कुछ ना कुछ तो डिसॉल्व होती है। कुछ ज्यादा डिसॉल्व होती है, कुछ कम डिसॉल्व होती है, लेकिन डिसॉल्व जरूर होती है। तो किसी भी गैस की किसी लिक्विड में कितनी अमाउंट डिसॉल्व होगी, उस अमाउंट को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। यानी पर लीटर जितने मोल्स उसके डिसॉल्व हो सकते हैं मैक्सिमम, उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। तो पहले तो यहां पर एक दो लाइंस लिखिए। ऑल दी गैसेज आर सॉल्युबल इन, ऑल दी लिक्विड्स यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत बार हम बात करते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। ये जो लाइक डिजोल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट है वो लिक्विड और लिक्विड के लिए है, गैस इन लिक्विड के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। सभी गैसेस सभी लिक्विड में डिसॉल्व होती है, कोई कम तो कोई ज्यादा। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, molarity of a gas
इन लिक्विड या मैक्सिमम मोलरिटी कर दो, मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। किसी गैस की किसी लिक्विड में मैक्सिमम मोलरिटी कितनी हो सकती है, मतलब ताकि सॉल्यूशन जो है वो सेचुरेट हो जाए, दैट मोलरिटी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब ये जो छोटा सा डिस्कशन है, कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है, यहां पर हम यही डिस्कस करेंगे कि किसी गैस में किसी लिक्विड में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, या सॉल्यूट मतलब राइट नाउ यहां पर सॉल्यूट क्या, गैस, तो गैस टू गैस डिपेंड करेगा। कोई गैस कम सोल्यूबल होती है, कोई गैस ज्यादा सोल्यूबल होती है। कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल होती है आपको पता है? सॉल्युबिलिटी जो है हम यहां पर बोलते हैं, जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती है वो गैसेस लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल होती है। जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है वो ज्यादा सोल्यूबल होती है। अब क्वेश्चन ये बात था कि कौन सी गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती है, तो उसका एक आंसर तो यह है कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो गैसेस पानी में ज्यादा सोल्यूबल होती है। अब क्वेश्चन पूछोगे सर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? देखो वो तो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने गैसेस स्टेट पढ़ा होगा। अब जिन्होंने गैसेस स्टेट नहीं पढ़ा होगा उन्हें पता ही नहीं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। हो सकता है एनसीईआरटी में गैसेस स्टेट तो हटा दे वो, और लिक्विड सॉल्यूशन में ये लिख दे कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैसेस ज्यादा सॉल्यूबल होगी। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है वो तुम ढूंढते रहो। अच्छा, सोनू कह रहा है जिसका केएच कम, ये कैसे पता चलेगा कि केएच किसका कम है? गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर मोर soluble. That means which can be liquefied easily. जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए वो ज्यादा सोल्यूबल होती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल्स टू 8a/27 किसने लिखा है? हार्दिक ने लिखा। तो ए जो होता है वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? पोलरिटी। जो ज्यादा पोलर गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जो कम पोलर है उसकी कम होगी। और यानी एग्जाम्पल इसके लिए मैं लू, अमोनिया ज्यादा सॉल्युबल होगी या O2? पानी में कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी? लिक्विड में कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी? अमोनिया या O2? अमोनिया पोलर है, ऑक्सीजन नॉन पोलर है, तो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर पूछा जाए O2 और N2 में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगी,
अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर है तो कह दो जो पोलर है वो ज्यादा सोल्यूबल होगी, लेकिन अब दोनों ही अगर नॉन पोलर है तो पता है फिर किससे डिसाइड करते हैं? अट्रैक्शन। अगर दोनों ही नॉन पोलर है तो अट्रैक्शन कौन से आते हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस किस पर डिपेंड करते हैं? मोलर मास। हाँ ये बात सही लिखी बेटा। यस बिल्कुल, एच तुम्हारा नाम बड़ा छोटा, बड़ी बातें बड़ी 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 सी करते हो यार तुम। हाँ, कि हमारे पास तो आप जैसे इतने अच्छे टीचर हो तो सब बता देते हो, तो हमें क्या। देखो ये तो फैक्ट है बेटा। मैं अच्छे वाली बात नहीं कर रहा हूं, फैक्ट ये है कि मार्क्स तो हमारे चाहे कम सिलेबस हो तब भी ज्यादा आएंगे, ज्यादा सिलेबस हो तब भी ज्यादा आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस मेहनत करनी पड़ेगी साथ में। जो साथ में मेहनत करेगा उसके मार्क्स आएंगे, उसकी रैंक भी अच्छी आएगी। तने बिल्कुल सही कहा, एरिया ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये अब सब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, वंडरवॉल फोर्सेस। तो O2 और N2 की अगर मैं बात करूं तो O2 में ज्यादा होता है, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों तो ठीक है आंसर, बट क्वेश्चन आता है H2 और N2 में कंपेयर किया जाए तो, H2 और N2 में कंपेयर करें तो देखा जाए तो N2 का मोलिकुलर मास ज्यादा है, लेकिन सॉल्युबिलिटी H2 की ज्यादा है। क्यों नहीं पता। हाँ, H सबसे ज्यादा H2 की हीलियम से भी ज्यादा होती है। H2 की हीलियम से भी ज्यादा होती है। ये कुछ डेटा याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है जहां पर इनकी सॉल्युबिलिटी का डेटा दे रखा है। तो हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की हीलियम से भी ज्यादा होती है। हाइड्रोजन और हीलियम में फिर भी हम लॉजिक लगा सकते हैं, हाइड्रोजन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, हीलियम का सरफेस एरिया कम होता है। बिल्कुल सही कहा, हाइड्रोजन ड्यू टू ओवल शेप। तो ये सब आप लोगों को पता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे जैसे सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है, एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस solubility increases। As dielectric constant increases, solubility increases। Then third one, temperature। जितनी भी गैसेज है जब ये किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट इवॉल्व होती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड is an exothermic process। Therefore, as temperature increases, solubility decreases। As temperature increases, solubility decreases।
एंड लास्ट वन, प्रेशर। अगर किसी भी गैस की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो बड़ा ऑब्वियस है, जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे पानी में CO2, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें CO2 डिसॉल्व की जाती, कैसे डिसॉल्व की जाती? प्रेशर अप्लाई करके। जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है वापस CO2 बाहर निकल जाती है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा, एज प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। और किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर कितनी सॉल्युबिलिटी होगी ये हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसका एक फॉर्मूला भी है KH इंटू एक्स, जहां पर P गैस का प्रेशर है। P जो है वो गैस का प्रेशर है। गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। राइट, ये KH जो है यहां पर इसे कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। और यहां एक कंफ्यूजन होता है बहुत बार कि ये KH किस तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो X है ये है तो सॉल्युबिलिटी बट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती है, तो इस KH की वही यूनिट होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। तो कहीं पर भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो कि यार KH को किस तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखना KH हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा? मोल फ्रैक्शन से। लेकिन यहां पर अब ये कह सकते हो कि जिसका KH ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यहां पर एज KH इंक्रीजेस मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। मोस्टली जो कांस्टेंट होते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो फेवरेबल होते हैं, उसके बढ़ने से वो प्रॉपर्टी बढ़ती है। बट यहां पर KH उल्टा है साहब, KH बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। उसको इस सेंस में याद करना, जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। मतलब मैं यहां पर ऐसे भी बता सकता हूं, हीलियम की सॉल्युबिलिटी सभी गैसेस में सबसे कम होती, सबसे कम सॉल्युबल हीलियम होती है, इसका KH सबसे ज्यादा होता है। अमोनिया का KH कम होता है बहुत, इसका KH सबसे ज्यादा होता है। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम उसका KH ज्यादा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका KH कम होगा। न्यूमेरिकल्स आते हैं सिंपल से, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला जो है इसमें और राउल्ट्स लॉ में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, इसमें और राउल्ट्स लॉ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप बस ये कह दो कि ये जो KH है राउल्ट्स लॉ में PA नॉट और PB नॉट के बराबर है। दिस KH इज PA नॉट PB नॉट बिकॉज राउल्ट्स लॉ क्या बताता है? वेपर का प्रेशर, वेपर का प्रेशर। तो ये एक तरह से क्या है? वेपर का प्रेशर, और ये वेपर की कितनी अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व हो रही। तो एक तरह से देखा जाए तो लगभग वही फॉर्मूला है। KH इज नथिंग बट नियर बाई PA नॉट कह सकते हो आप। तो हेनरीज लॉ से हम किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी गैस की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहां पर एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो हेनरीज लॉ है इसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एग्जैक्टली मैच नहीं करते, एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं।
मेनली एरर कब ज्यादा होती है? अगर ये गैस पानी में डिसॉल्व होने के बाद कुछ आयोनाइज हो रही है, डिसोसिएट हो रही है, जैसे HCl को पानी में डिसॉल्व करोगे तो H प्लस और Cl आयन में आयोनाइज हो जाएगी, अमोनिया को डिसॉल्व करोगे तो NH4 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो गैसेस पानी में डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट हो रही है, एसोसिएट हो रही है, तो उनकी सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर उनके रिजल्ट्स हेनरीज लॉ से मैच नहीं करते। या जो गैसेस पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती है, उनके रिजल्ट्स भी हेनरीज लॉ से मैच नहीं करते। तो यहां पर कह सकते हो जो गैसेस थोड़ी बहुत डिसॉल्व होती ना, उनके लिए ये रिजल्ट्स, हेनरीज लॉज के रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करते हैं। तो एक लाइन यहां पर लिख लो, इट फेल्स इफ, फर्स्ट पॉइंट, it fails if gases undergo dissociation or association if gases undergo dissociation or association in the solution, in the solution, and second one, if solubility is very high, अगर बहुत ज्यादा कोई गैस सॉल्यूबल है तब भी उस पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, या उसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करते हैं। लेकिन अब यहां देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया जा सकता है? यहां से क्या निकलेगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से पूछा जा सकता है बताओ मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी, तो उसको आपको मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? कुछ कोई कंफ्यूजन? बताओ जल्दी से मोलरिटी क्या होगी?
आर्यन का आंसर आ गया, नीरज का आया, हर्षित का आया। आर्यन और नीरज के आंसर में बहुत डिफरेंस है। आर्यन का आंसर 10⁻⁻⁶, नीरज का आंसर 10⁻⁻1। विशाल वापस पढ़ो, तुमने क्या लिखा है। हर्षित का आंसर 10⁻⁻7/18। कौशल का आंसर 10⁻⁻4। हर्षित का भी 10⁻⁻4। एक आंसर 10⁻⁻4, एक आंसर आ रहा है 5.5, मतलब 100/18 इंटू 10⁻⁻6। प्रिया का भी यही आ रहा है, 5.55 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻4। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। के एच इंटू एक्स, प्रेशर कितना है 0.1, के एच कितना है 1000, तो ये एक्स आ गया। तो x इक्वल्स टू 10⁻⁻4। ये मोल फ्रैक्शन है, मतलब 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 10⁻⁻4 मोल CO2। तो 1 मोल में CO2 के मोल्स तो बहुत कम है, CO2 के मोल्स तो बहुत कम है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे 1 - 10⁻⁻4, जो कि ऑलमोस्ट 1 है। तो पानी के 1 मोल मतलब कितने ग्राम पानी 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर यानी कितने ml 18 ml। तो हमारे पास 18 ml वाटर है। 18 ml वाटर में इसके 10⁻⁻4 मोल्स, तो 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 इंटू 1000, तो 1/18 इंटू 10⁻⁻1। यानी अब आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 100 लिख देता हूं तो 5.55, या जो भी आप सोचो 100/18 इंटू 10⁻⁻3, विच इज 5.55 इंटू 10⁻⁻3। सब होशिता कह रहे मेरा यही था, अर्चित का भी यही आया, नीरज का था यार, किसी का तो था, आई थिंक था, मैंने लिखा नहीं। नीरज का भी शायद यही था। एंड दिस इज ऑल अबाउट liquid solution. This is all about liquid solution. और फिजिकल भी। तो जेई मेंस की तो देखो फिजिकल कंप्लीट हो गई, जेई एडवांस की जरूर बची है, सरफेस केमिस्ट्री। अब क्या है ना, देखते हैं कि आज तो नहीं कर रहे, आज तो अभी सरफेस केमिस्ट्री हम स्टार्ट नहीं करेंगे। बधाई हो सभी को, बिल्कुल लड्डू बांटे जाए, एक दूसरे को खिलाया जाए। फाइनली जेई मेंस के लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया भाई।
अच्छा, मैथ्स का भी लास्ट लेक्चर था क्या आज? पीकेएस कुरियर कर दीजिए, नहीं कुरियर करो। कोर्स तो कंप्लीट मैंने किया है, तो पार्टी तो मुझे मिलनी चाहिए। ओहो, आंखों में से आंसू आ गए। तो बेटा अभी फिजिकल केमिस्ट्री से साथ छूटा नहीं है तुम्हारा, चिंता मत करो। अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत पढ़नी है। और ना मैं तुम्हारा साथ छोड़ के जा रहा हूं कि सर बस बाय बाय टाटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी तो बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, रिवीजन करवाऊंगा, रिवीजन प्लान दूंगा। ऐसे छोड़ूंगा थोड़ी तुम्हें, ऐसे छोड़ने नहीं वाला। मार्क्स चाहिए, सीधी सी बात है देखो। और पढ़ाई करोगे तो मार्क्स भी आएंगे। मार्क्स नहीं आ रहे मतलब पढ़ नहीं रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40%, 50%, 60%, लेकिन 30% मार्क्स नहीं आ रहे मतलब पढ़ नहीं रहे हो। 33% मार्क्स के लिए बस कुछ नहीं करना, जो कहा जा रहा है सीधा सीधा फॉलो करो। आईओसी भी फिनिश हो गया क्या? नॉस्टैल्जिया। तो देखो बेटा, टाइम है बहुत सारा। अच्छी तरह से जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनका रिवीजन करना है। और रिवीजन में मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, कुछ चैप्टर्स कम हुए हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन करने में बहुत पसीने आएंगे। फिर भी बहुत पसीने आएंगे, तुम्हें ये ध्यान रखना। ये आसान नहीं है अभी रिवाइज करना। तो इसलिए रिवीजन प्लान को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना है। मैं प्लान में पूरा आपको दूंगा, प्लान अच्छी तरह से दूंगा। किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। हर दिन का प्लान दूंगा, किस डेट को क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस उसको फॉलो करना है तुम्हें। हाँ, उससे और एक्स्ट्रा कर सको ये अच्छी बात है। अगर उससे ज्यादा कुछ कर पाते हो तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उतना कर लो तो बहुत है। उससे ज्यादा करोगे तो और अच्छी बात है, और अच्छे मार्क्स आएंगे। देखो, लिमिट तो कुछ नहीं है, अपर लिमिट कुछ नहीं है, बट एक मिनिमम लेवल तक तो हमें तैयारी करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि जेई मेंस में एक अच्छी रैंक आ जाए, तो मिनिमम जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ये तो आपको करना ही है। वो एक प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सडनली थोड़ा चेंज हो गया, नहीं तो हमारा जो रिवीजन है वो जेई रिवीजन जो है वो दिवाली के बाद स्टार्ट होना था। बट अब देखते हैं, मैं भी अभी थोड़ा सा डिसाइड करूंगा कि सरफेस केमिस्ट्री को अभी पढ़ना है या बाद में पढ़ना है। उसका लॉजिक मैं बहुत क्लियरली बता दूं। और कोई चैप्टर होता तो मैं पढ़ा देता, लेकिन सरफेस पता क्या है, प्योरली याद करने वाला चैप्टर है। और अगर मैंने पढ़ाया और आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने तक रिवाइज नहीं किया ना, तो फिर वो जीरो लेवल पर आ जाएगा, फिर वो जीरो लेवल पर आ जाएगा। उसके क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं, किसी से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो मेरा मानना है कि हाँ, हम उसको अभी ना करें। और हो सकता है, चांसेस आर देयर, मैं ये नहीं कहता हूं, बट सारा इतना चेंज जेई एडवांस वाले शायद ना करें।
बट अगर जेई एडवांस वाले फिजिकल में से पहला चैप्टर अगर कुछ हटाएंगे तो वो सरफेस केमिस्ट्री ही हटाएंगे। तो अगर जेई एडवांस वालों ने सिलेबस में कुछ भी चेंज किया तो सबसे पहला जो चैप्टर हटेगा वो सरफेस केमिस्ट्री होगा, दैट आई एम वेरी मच श्योर। तो इसीलिए थोड़ा सा आई थिंक वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है ना, वो डायलिमा होता है, तो उसमें पढ़ने का भी मजा नहीं आता, पढ़ाने का भी मजा नहीं आता, और फिर आधा अधूरा काम होता है। तो मैं भी हो सकता है जब तक जेई एडवांस वाले थोड़ा क्लियर कर दे उसके बाद भी कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और 4 लेक्चर का चैप्टर है, मात्र 4 लेक्चर्स, तो छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, जब चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है। मंडे को क्लास में क्यों नहीं होगी? मंडे को हमारी क्लास होगी, होमवर्क दे रहा हूं आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम जेई मेंस इस चैप्टर की वो पूरी डिस्कस करेंगे। जेई मेंस हम डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जेई मेंस वाले, आई थिंक ये तो सारी हो गई है, इसमें कुछ बचा हुआ है। S1 O1 सॉरी O1 और जेई मेंस पूरी करेंगे, O1 और जेई मेंस। दिव्यांशु बेटा पहले रिवीजन करो, फिर जब टाइम बचता है कि तो फिर बैकलॉग पर आना। अगर कोई एक चैप्टर है तो अलग बात है, अदरवाइज पहले रिवीजन पर आ जाओ। ऋतुराज जल्दी से मैं डेट्स शेयर करूंगा, सारी डेट्स मैं जल्दी से शेयर करूंगा। सोनू का कहना है सर मेरा तो सिर्फ रिडॉक्स का बैकलॉग है, तो वो तुम कवर कर सकते हो सर। अगर एक ही चैप्टर का बैकलॉग है तो कवर कर लो जल्दी से। सुधांशु वो भी डिस्कस कर लेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के जेई एडवांस वाले 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो भी डिस्कस करेंगे, क्या कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी का थोड़ा सा कोई बैकलॉग है तो वो कवर कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो पहले रिवीजन को प्रायोरिटी दें। जब एक बार रिवीजन हो जाए तब जाके जो बैकलॉग है, अब जैसे कोई कह देगा कि सर मेरा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बैकलॉग है, फिर कोई कह दे मेरा रिडॉक्स का भी बैकलॉग है, तो इन 2 चैप्टर का बैकलॉग कवर करने में कम से कम आपको 30 आवर्स चाहिए, और 30 आवर्स में आप 5 चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो। तो ज्यादा अच्छा कि पहले हम उन 5 चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज करें, फिर जब इनका एक बार रिवीजन हो जाए तब आपके जो ये बैकलॉग है उनको कवर करें। क्योंकि 30 आवर्स भी मिनिमम साइड में, अगर आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ढंग से करना है तो उसमें ही 20-25 आवर्स चले जाएंगे। थोड़ा आप एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो कहीं जाके 20 आवर्स, अदरवाइज 40 आवर्स भी लग सकते हैं। शुभम कोई बात नहीं, अब रिवीजन करोगे तो पुराना सब याद हो जाएगा। जब हम रिवीजन करेंगे तो जो पुराना जितने भी कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, बट ढंग से रिवीजन करना पड़ेगा, साथ में क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। पीकेएस कोई बात नहीं, एटॉमिक का भी जब रिवीजन होगा तो बहुत सारे वीक टॉपिक स्ट्रांग हो जाएंगे। बस ये नहीं कि हाँ पहले बिल्कुल ही नहीं किया था, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। किया था बट भूल गए, कम किया था थोड़ा, तो कोई बात नहीं, अभी जब रिवीजन करोगे पहला राउंड दूसरा राउंड तो इनमें सब ये स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास में ये सारी बातें करेंगे। अभी तो आपके लिए ये होमवर्क है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, O1 और जेई मेंस, बाकी सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई कर दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।
अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी, वापस सुनो। तो रिवीजन में क्या करना है, S1 करनी, O1 करनी, वो मैं आपको बताऊंगा। कौन से क्वेश्चन करने हैं, किस दिन कौन सा चैप्टर करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। रिवीजन में आपको केवल रिवीजन करना है, उसका प्लान मैं आपको दूंगा, उसमें टेंशन मत लो। अभी तो केवल आपको मंडे तक ये होमवर्क करना है, इसकी टेंशन लो बस, बाकी रिलैक्स होके जरूरत ये हो जाए, आराम से सो जाओ। जेई तक तुम्हें वही करना है फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैं कह रहा हूं। और ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जो तुम्हें लगेगा सर आज के लिए तो आपने कोई प्लान दिया ही नहीं हमें। हर दिन का प्लान मैं आपको दूंगा। समझ में आई मेरी बात? हर दिन का प्लान मैं दूंगा। मंडे तक के लिए ये प्लान है। क्लियर? या इससे ज्यादा कर सकते हो तो बोलो, इससे ज्यादा कर सकते हो तो बोलो। नहीं कर सकते वो मुझे पता, इतना कर लोगे वो भी बहुत है। उसके बाद ट्यूसडे को क्या करना है, वेंसडे को क्या करना है, वो भी सब पता चल जाएगा। तो क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूं, है ना? ठीक है, चलिए बाय बाय।